गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ें तो पृथ्वी के ऊपर हमें पता है कि क्या क्या है। पर्वत भी है, पठार है, मैदान है, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। वनस्पति हो गई, हर चीज़ इसके ऊपर पाई जाती है। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या मिलता है, इन सब की खोज कैसे हुई, कैसे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसे दबाव बढ़ता है, किस तरीके का वहाँ जो है पर्वत है कि नहीं है, किस तरीके की चट्टानें वहाँ आंतरिक भाग में हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए हमें आंतरिक संरचना को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम अब तक की जानकारी देखें तो अब तक की जानकारी के बारे में देखा जाए तो सबसे गहरी खान है एक किम्बरले की खान। किम्बरले की खान कहाँ है ये? किम्बरले किम्बरले है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका। इस खान को जब खोजा गया तो इसमें जो है हम सिर्फ और सिर्फ कितना 8.9 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच पाए। तो इसलिए मानते हैं कि किम्बरले की खान जो दक्षिण अफ्रीका में है उसमें सिर्फ 8.9 किलोमीटर तक हम गहराई में जा पाए। तो हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी मिल पाती है। नेक्स्ट जो बात आती है, पहला साक्ष्य हुआ। दूसरी बात आती है कि जो अमेरिका का एक क्षेत्र है, अमेरिका का एक क्षेत्र, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया एक क्षेत्र है, पेंसिल्वेनिया। इस पेंसिल्वेनिया नामक स्थान पर पाया गया कि इस किम्बरले से भी गहरी जगह है ये माना गया। तो इसको सबसे गहरा तेलकूप, सबसे गहरा तेलकूप बताया गया, सबसे गहरा तेलकूप बताया गया। और इसकी जो गहराई बताई गई वो कितनी बताई गई? इसकी गहराई बताई गई 15 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से हम यहाँ पर 15 किलोमीटर के आसपास आंतरिक भाग में पहुँच पाते हैं। लेकिन इन सब से जो है हमें सारी जानकारियाँ प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके बाद हमने देखें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं। तो संरचना ज्ञात करने के स्रोत कौन कौन से हुए? सबसे पहला जो स्रोत है उसकी अगर हम बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति से जितने भी सिद्धांत हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत से जितने भी सिद्धांत हैं, इन सब को हम स्टडी करते हैं। जैसे जिन पदार्थों से मिलकर पृथ्वी और उसके साथ ही जितने भी ग्रह हैं, मतलब पृथ्वी हो गई, उसके अलावा जितने भी ग्रह हो गए, इन सब की उत्पत्ति की व्याख्या जिन सिद्धांतों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है उसी आधार पर ये माना जाएगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग भी वैसे ही पदार्थों से बना हुआ है। लेकिन ये बात जो है प्रमाणित नहीं हो पाई थी, तो इस बात को भी हमने नकार दिया, प्रमाणित नहीं हो पाई। ठीक है, अगर अब बात करें नेक्स्ट जो हमारा आता है कि पृथ्वी के आंतरिक जो ये भाग है इससे हम प्रूफ नहीं कर पाए, तो अब हम कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत लेंगे। अप्रत्यक्ष स्रोत से कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश की गई। अप्रत्यक्ष स्रोत की अगर बात करें तो इसमें 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट आती हैं। कौन कौन सी? एक होता है घनत्व, एक होता है दबाव और एक होता है हमारा तापमान। इन तीनों के जरिए आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश की गई। सबसे पहले अगर हम घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है जो हमारा द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, अब घनत्व के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। जो कैवेंडियस नामक एक वैज्ञानिक था, क्या नाम था उसका? अब सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? घनत्व। घनत्व में जो था कैवेंडिस नामक एक वैज्ञानिक था। ठीक, इसने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण गुण के आधार पर पृथ्वी की औसत जो घनत्व बताया, इसने औसत घनत्व बताया कि औसत घनत्व है पृथ्वी के अंदर का जो है वो 5.5 है। ठीक है, ये इसने किस आधार पर बताया? इसने गुरुत्वाकर्षण गुण के आधार पर
पृथ्वी का औसत घनत्व बताया कि औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 हो गया, और ऊपरी सतह का जो घनत्व, पृथ्वी को जो बांटा गया तो ऊपरी जो सतह थी, ऊपरी सतह का घनत्व बताया इसने 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके अंदर गए तो जो जैसे जैसे कैवेंडियस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते गए तो हमारा जो घनत्व है वो बढ़ता चला गया, और इसने जो आंतरिक भाग था, जो हमारा सबसे आंतरिक भाग था, उसके घनत्व बता दिया कितना, 11.00 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक। इतना ज़्यादा घनत्व इसने अंदर का बताया। अब एक छोटी सी बात अगर बात करें तो घनत्व के विश्लेषण से हमने आकलन किया कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है से आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम जाएंगे तो घनत्व की जो मात्रा है वो निरंतर बढ़ती जाती है। जो घनत्व है वो बढ़ता जा रहा है आंतरिक भाग में जाते जाते। अर्थात इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई और घनत्व के मध्य एक समानुपाती संबंध पाया जाता है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी घनत्व बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक समानुपाती संबंध मिलता है, समानुपाती संबंध होता है। क्या होता है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो घनत्व है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब घनत्व की बात हुई। घनत्व की अगर एक बार वापस इसको समझने की कोशिश करते हैं कि घनत्व जो होता है वो बताया कि घनत्व क्या होता है, जो हमारा द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है, इन दोनों का जो मेल होता है इनको ही घनत्व कहते हैं। कैवेंडियस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 होता है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ऊपरी जो सतह होती है उसका 2.9 होता है, और जो आंतरिक भाग होता है उसका 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक घनत्व होता है। इससे ये अंदाज़ा लगा कि गहराई और घनत्व का एक दूसरे से समानुपाती संबंध होता है। ठीक है, इन सब के बाद में जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है हमारा दबाव। हमने घनत्व पढ़ा, अब दबाव की बात करें कि दबाव आंतरिक भाग में कैसे काम करेगा। पृथ्वी की ऊपरी सतह की परतों को अगर सम्मिलित रूप में देखें तो निचली परतों पर दबाव जो है वो बढ़ता जाता है। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक भाग में गहराई और दबाव के मध्य समानुपाती संबंध पाया जाता है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे अपना घनत्व भी बढ़ता जाएगा, ये हमने पढ़ा। और जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा दबाव भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इन सब के आधार पर उपयुक्त संबंध के अनुसार दबाव और घनत्व के मध्य भी समानुपाती संबंध पाया जाता है। इसमें हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ऊपर की जो परत है, ठीक है, ऊपर की जो परत है उसके ऊपर हम दबाव डाल रहे हैं तो दबाव कहाँ बढ़ रहा है, नीचे की साइड बढ़ेगा ना दबाव। ठीक है, तो इससे क्या है, जितनी हम गहराई में चले जाते जाएंगे वैसे वैसे दबाव भी बढ़ता जाता है। तीसरा जो फैक्टर आता है वो हमारा आता है तापमान। ठीक है, तापमान से क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई और तापमान के मध्य भी समानुपाती संबंध पाया जाता है। ठीक है, तापमान और गहराई का भी समानुपाती संबंध होता है। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तापमान में वृद्धि होती जाती है। ये हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे 32 मीटर की गहराई में जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। परंतु ये वृद्धि हर जगह पर बराबर नहीं होती। हर एक लेवल पे जो होता है इसका जो ये मीटर मतलब जो डिग्री होती है इसमें अंतर आता चला जाता है। जैसे पृथ्वी की आंतरिक सतह से अगर ऊपर वाली परत से अगर हम नीचे 100 सेंटीमीटर तक जाएंगे, 100 किलोमीटर तक जाते हैं, तो हमारा जो होगा गहराई में जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, जैसे ही हम 101 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक जाएंगे
तो यहाँ पर रेशियो अलग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो जो ये एक वेरिएशन है ये शुरू से लास्ट तक चलता रहता है। इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ऊपर से, जैसे पृथ्वी के ऊपरी भाग से अंदर की तरफ जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन हर जगह पर एक बढ़ने का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। अगर इस तरीके से टेम्परेचर, मान लो इसी रेट से टेम्परेचर अगर बढ़ता जाए तो आंतरिक जो भाग होगा, जो हमारा कोर है, वो तो पिघल जाएगा, वो तो तरल अवस्था में होना चाहिए, ठीक है, अंदर की सारी चट्टानें और ये सारी चीज़ें पिघल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें जो होता है, एक तो ऊपर से दबाव भी इसके ऊपर डल रहा है, दबाव के साथ साथ इसमें टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो भी डिफरेंट होता है। क्योंकि जैसे 100 किलोमीटर तक तो हमारा 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद रेट कम हो गई है, 101 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ता है। और जब 301 किलोमीटर से और पृथ्वी के आंतरिक संरचना, आंतरिक भाग में अंदर तक जाएंगे, तब वहाँ का टेम्परेचर अगर देखें तो आगे की जो रेट है वो 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। तो इस आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई में जब हम जाते हैं, गहराई में वृद्धि के साथ साथ तापमान के में वृद्धि की प्रवृत्ति तो पाई जाती है, परंतु वृद्धि की जो दर होती है उसमें कमी आती जाती है। तापमान में वृद्धि होती है लेकिन तापमान की दर में वृद्धि होती है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम इसमें कि तापमान में वृद्धि होती है और तापमान की वृद्धि दर में, जो तापमान की वृद्धि दर है उसमें कमी आती है, तापमान की वृद्धि दर में कमी। जैसे जैसे हम आंतरिक भाग में जाते जाएंगे ये प्रवृत्ति हमें देखने को इसमें मिलती है। अब हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, हमने इसमें जो हमारे जो अप्रत्यक्ष स्रोत थे उसमें हमने घनत्व को देखा, दबाव को देखा और तापमान के बारे में बात की। घनत्व की हमने बात की कि जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाते हैं तो घनत्व जो होता है वो हमारा बढ़ता जाता है, जो गहराई और घनत्व के बीच में समानुपाती संबंध होता है। दबाव की बात करें तो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे दबाव भी बढ़ता जाता है। दबाव बढ़ने की वजह से ही यही रीजन है कि जो आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था में मिलता है, जो कोर जो भाग होता है हमारा जो अंदर वाला वो ठोस अवस्था में मिलता है। और तापमान की अगर बात करें तो एक नॉर्मल रेट होता है कि 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक अगर भाग में देखें तो हर जहाँ पर तापमान की वृद्धि दर में कमी आ रही है। जहाँ 101 किलोमीटर तक 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था, वहीं 300 किलोमीटर पर वो 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। और आंतरिक भाग में बिल्कुल वहाँ जाएंगे जब 6,500 किलोमीटर के ऊपर, तो वहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की दर से ये बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये हमारा जो अप्रत्यक्ष स्रोत थे, इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए थी। उसके अलावा मैं आपको PDF की फॉर्म में जो आपके नोट्स होंगे वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। उसके अलावा आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और उसी में जो है आपको PDF मिलेगा, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। अब जो सेकंड जो बात आती है वो हमारे 2 चीज़ें हो गई, एक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, एक हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत हो गए। तीसरी चीज़ आती है हमारे यहाँ पर प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत हमने बात कर ली, घनत्व, दबाव और तापमान की। अब कुछ प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ तो जनरली हम देखते हैं कि ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी हो गया। ज्वालामुखी जब नीचे से फट के आता है तो अंदर का जो मटेरियल होता है वो बाहर आता है, ठीक है। उन सब से हम क्या पता कर सकते हैं कि अंदर का जो इंटीरियर है वो कैसा है। जैसे एक सबसे पहला इसमें पार्ट आता है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया की अगर बात करें, जो पृथ्वी के जितने भी अंतर्जात बल होते हैं, अंतर्जात बल मतलब अंदर कुछ फोर्सेस होते हैं, कुछ बल होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, जिनसे हमारे ज्वालामुखी और भूकंप उत्पन्न होते हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर आंतरिक जो भाग है उसमें हलचल होती रहती है।
आप भी जानते हैं कि जैसे कभी अचानक से होता है कि भूकंप आ गया तो एकदम धरती कंपन करने लग जाती है। तो कुछ आंतरिक बल होते हैं जो उसको ये सब क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रिया जो होगी वो अंतर्जात बलों के कारण होती है। आंतरिक जो भाग होता है वो पिघली चट्टानों का पदार्थ होता है। जो आंतरिक भाग होता है जिसमें जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं वो पिघल कर चट्टानों का जो पदार्थ होता है वो मैग्मा की फॉर्म में पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में प्रकट होता है। पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, प्रकट होता है। ठीक है, अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई ना कोई एक परत अत्यंत बहुत ज़्यादा पिघली चट्टानों की होगी, तभी वो ये भाग ऊपर आता है। मतलब अंदर कोई ना कोई तो एक चट्टान होगी ना जो पिघली हुई होगी, तभी तो ये पदार्थ बाहर निकल कर आएगा। और इन सबको प्रभावित कौन कर रहा है? हमारा टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो तापमान बढ़ेगा तो वो चट्टानों को गला देगा। जो गली हुई चट्टानें जब पदार्थ के रूप में मैग्मा की फॉर्म में पृथ्वी की सतह पर आती है लावा की फॉर्म में, तो उसको ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक फैक्टर और काम कर रहा है। दबाव जो होता है वो इस प्रवृत्ति को उत्पन्न नहीं होने देता। तापमान की वजह से तो ये ज्वालामुखी फटना चाहिए, लेकिन जो दबाव होता है वो इस प्रवृत्ति को उत्पन्न नहीं होने दे सकता। इसमें वैज्ञानिकों ने क्या माना है, जो हमारी भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने माना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कमज़ोर चट्टानें भी होती हैं और कठोर चट्टानें भी होती हैं। कमज़ोर चट्टानें भी होती हैं और कठोर चट्टानें भी होती हैं। जो कमज़ोर चट्टानें होती हैं, कमज़ोर चट्टानें हैं, जैसे कमज़ोर चट्टानें हो गई और कुछ कठोर चट्टानें भी होती हैं। कठोर चट्टानें ये इस तरीके से फॉर्म में लगी होती हैं, जैसे कमज़ोर चट्टान फिर कठोर, फिर फॉर्म कमज़ोर फिर कठोर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा, ये वाली परत गल गई, उसके बाद ये कठोर बच गई, ये गल गई। तो अब ये जो गली हुई लावा की फॉर्म में जो बाहर आता है, ये कहीं ना कहीं से निकलने का रास्ता तो ढूंढेगी। तो ये जो होती है ये इस तरीके से फॉर्म बना के बाहर निकलने की कोशिश करती है, और जब ये बाहर निकल के आता है लावा की फॉर्म में तो ये ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये पदार्थ जो होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो कमज़ोर चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं, और टूटने की दशा में ही अत्यंत गर्म जो पदार्थ होते हैं उनके जो मध्य की जो दूरी होती है वो बढ़ने लग जाती है, और तरल अवस्था में ये परिवर्तित हो जाता है और ये इस फॉर्म में बाहर आने लगता है। ठीक है, अब जो ज्वालामुखी क्रिया थी ये हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी देता है। ये हमें समझ में आया कि जो प्रत्यक्ष है ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी क्रिया में क्या होता है कि आंतरिक भाग में जितनी भी चट्टानें होती हैं वो टेम्परेचर के प्रभाव में आकर गलती हैं। जो कमज़ोर चट्टानें होती हैं वो गलनशील हो जाती हैं, वो गल जाती हैं, वो मेल्ट हो जाती हैं, और चट्टानों का जो पदार्थ होता है वो मैग्मा की फॉर्म में बदल जाता है। और मैग्मा जो होता है जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो वो लावा के फॉर्म में आता है, और जब लावा के फॉर्म में बाहर आता है तो इससे जो पदार्थ बाहर निकल के आया, इन सब से हम पृथ्वी की आंतरिक भाग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, किस तरीके की वहाँ चट्टानें हैं, इन सब के बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है हमारा भूकंप। भूकंप भी एक प्रत्यक्ष स्रोत है। भूकंप भी हमारे आंतरिक बलों के कारण ही आता है। तीसरा क्या रीज़न हुआ? भूकंप में क्या हुआ कि पृथ्वी के जितने भी आंतरिक बल हैं उन सब के उत्पन्न होने के कारण ही भूकंप आता है। ठीक है, भूकंप के बारे में अगर बात करें, भूकंप के बारे में जानें तो भूकंप क्या है। भूकंप का देखा होगा कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है, ठीक है, इस आंतरिक संरचना में सिर्फ 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में यहाँ पर भूकंप आते हैं। अब ये भूकंप से हम कैसे पता लगाते हैं कि भाई आंतरिक संरचना कैसी है? क्योंकि जब भूकंप उत्पन्न होता है तो कुछ तरंगे होती हैं जो भूकंपीय तरंगे कहलाती हैं, जो उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाती हैं। तो जो तरंगे जिस मीडियम से पार हो जाती हैं
उससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा पदार्थ तरल अवस्था में है, कौन सा ठोस अवस्था में है। ठीक है, अब अगर हम बात करें भूकंपीय संरचना की, भूकंप आया, ठीक है, तो भूकंप से जैसे ये वाला जगह है, यहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ, तो इसको हम बोलेंगे भूकंप फोकस या भूकंप मूल, भूकंप मूल। इसको हम हाइपोसेंटर भी बोल सकते हैं, हाइपोसेंटर। ये हाइपोसेंटर हो गया जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ। ठीक है, और ये जो पृथ्वी की सतह है जहाँ पर भूकंप आकर के टकराया, जहाँ पे भूकंप का प्रभाव सबसे अधिक होगा, वो होता है हमारा एपिसेंटर, या फिर इसको अधिकेंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी तरंगें होती हैं जो इधर उधर चली जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो ये वाला जो एरिया होता है एपिसेंटर, ये वो क्षेत्र होता है जो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव भूकंप का देखने को मिलता है। ये हमारी पृथ्वी की धरातल होता है। ठीक है, अब जो ये अवकेंद्र होता है या जो फोकस होता है, ये लंबवत स्थान पर आके पृथ्वी की धरातल पर मिलता है। ठीक है, ये भूकंपीय लहरों का धरातल पर पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग होता है, सबसे सीधा और सबसे छोटा मार्ग होता है जिसके थ्रू ये तरंगे यहाँ तक पहुँचती हैं। धरातल पर भूकंपीय लहरों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र भी यही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र एपिसेंटर वाला क्षेत्र बोलते हैं। इसलिए अपने यहाँ कोई भूकंप आता है तो सबसे पहले बात आती है कि एपिसेंटर क्या था, कहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा विनाश कहाँ हुआ, इन सब के बारे में हम जानते हैं, तो उस स्थान को हम एपिसेंटर बोलते हैं। इससे क्या होता है, भूकंप से जो आंतरिक भाग में जितनी भी हमारी वो गई हैं, तरंगे गई हैं, उन सब से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। अब जैसे धरातल पर पहुंच गई ये तरंगे, पहुंचने के पश्चात जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, जो लहरें होती हैं, जो वो या तो वृत्ताकार रूप में या फिर दीर्घ वृत्ताकार रूप में केंद्र से बाहर की ओर संचालित होती है, केंद्र से बाहर की ओर संचालित होती है। ठीक है, जो ये भूकंपीय तरंगे जो धरातल पर आई, ये धरातल पर आने के बाद में वृत्ताकार रूप में घूमती है और केंद्र से जो हवाएं होती हैं उनको बल को बाहर की तरफ फेंकती है। केंद्र प्रसारी जो बल होता है वो प्रभावी होता है और उस बल के कारण ही क्या होता है, हमारे यहाँ पर तीव्रता देखने को मिलती है। इसीलिए हमें जो पृथ्वी होती है ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ कंपन जैसा उसमें फील होता है, क्योंकि वो जो कंपन होती है वो इस वजह से होती है। भूकंप मूल पर जब उत्पन्न होता है, जो भूकंप मूल है, उत्पन्न होने के पश्चात जो भूकंपीय लहरी होती हैं वो सीधी सरल रेखा में संचालित होना चाहती हैं कि हम सीधी चली जाएं, लेकिन क्या होता है कि बीच बीच में चट्टानों का एक अलग अलग संरचना पाई जाती है, कहीं कठोर चट्टानें, कहीं कमज़ोर चट्टानें, तो उसकी वजह से ये अपना डाइवर्जन कर लेती हैं और जहाँ से इनको जगह मिलती है वहीं से ये पृथ्वी की धरातल तक पहुँचने की कोशिश करती हैं। भूकंपीय मूल से जब तरंगे यहाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुँचती हैं, तो यहाँ जब पहुँचती हैं तो पहुँचने के बाद ये अपना प्रभाव दिखाती है, यहाँ पर धरातल पर अपना प्रभाव दिखाएंगी। और इस प्रभाव को दो श्रेणियों में जो ये प्रभाव होता है, इसको प्रभाव करने वाली जो लहरें होती हैं, भूकंपीय लहरें, उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। लहरें कितने श्रेणियों में बांटी गई हैं? लहरों की दो श्रेणियाँ बताई गई हैं, दो श्रेणियाँ होती हैं। एक श्रेणी होती है हमारी यहाँ पर बॉडी वेव्स और दूसरी होती है हमारी कुछ सतही तरंगे। बॉडी वेव्स और सतही तरंगे, ये दोनों तरंगे होती हैं जो पृथ्वी के ऊपर आकर के, जो धरातल है वहाँ पर आकर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। अब बॉडी वेव्स की अगर बात करें तो भूकंप मूल पर उत्पन्न होने के पश्चात, होने के साथ जो प्रारंभिक प्रकार की जो तरंगे होती हैं, जो प्रारंभिक रूप में निकलती हैं, वो जो प्रारंभिक रूप में जो तरंगे निकलती है वो समुच्चय रूप में उत्पन्न होती है, बहुत सारे झुंड में उत्पन्न होती हैं, उन्हीं को हम बॉडी वेव्स बोलते हैं। क्या हुआ बॉडी वेव्स? जो ये भूकंप मूल है,
यहाँ से जब तरंगे निकली तो एक जो है पूरा समुच्चय के रूप में वो तरंगे उत्पन्न हुई, और इस तरंग से जब ये समुच्चय रूप में यूँ निकलने लगी तो इनको बोला गया बॉडी वेव्स। अब बॉडी वेव्स के अंदर भी दो प्रकार की वो तरंगे आती हैं। बॉडी वेव्स में दो होती हैं, एक तो पी वेव्स होती हैं और एक एस वेव्स होती हैं। इन्हीं वेव्स के आधार पर हम पता लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, क्योंकि ये वेव्स ही हमें बताती हैं कि अंदर का जो भाग है वो ठोस अवस्था में है या तरल अवस्था में है। ठीक है। उसके बाद जो प्राथमिक, अब ये जो पी तरंगे होती हैं इनको हम प्राथमिक तरंगे बोलते हैं, और जो ये एस वेव्स होती हैं इनको हम द्वितीयक तरंगे बोलते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया कि भूकंप जो होता है वो 30 से 100 किलोमीटर के गहराई में उत्पन्न होता है। जहाँ उत्पन्न होता है उस क्षेत्र को भूकंप मूल या एपिसेंटर या फिर हम हाइपोसेंटर बोलते हैं। इससे ये लंबवत रूप में पृथ्वी की सतह पर जहाँ टकराता है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान विनाश होता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें एपिसेंटर पर देखने को मिलता है। जब ये तरंगे जो होती हैं, बहुत सारी तरंगे एक समुच्चय के रूप में निकलती हैं। ठीक है। तो जब ये तरंगे पृथ्वी की धरातल पर पहुंचती हैं तो ये वृत्ताकार रूप में घूमती हैं और अपना प्रभाव छोड़ती हैं। जब ये प्रभाव छोड़ती हैं तो यहाँ दो प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं इन तरंगों की, एक बॉडी वेव्स होती हैं और एक सतही तरंगे होती हैं। बॉडी वेव्स कौन सी होंगी? जो आंतरिक भाग में चलेंगी। जो हमारी कौन सी होती हैं? पी वेव्स और एस वेव्स होती हैं। जो बॉडी वेव्स होती हैं ये एक झुंड में निकलती हैं। ठीक है। इस तरीके के झुंड में निकलेंगी और ये आंतरिक भाग के बारे में जानकारी देती हैं। और जो सतही वेव्स होती हैं वो हमारी सतह के बारे में जानकारी देंगी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो तरंगे होती हैं ये एल वेव्स होती हैं, जो हमारी ऊपर धरातल की जानकारियाँ देंगी। ठीक है। इसके आगे जो हम लहरों के बारे में पढ़ेंगे, जो बॉडी वेव्स होती है, प्राथमिक वेव्स, द्वितीयक तरंगे क्या होती हैं, कैसे कैसे ये अपने प्रभाव को आगे बताती हैं, कैसे ये ठोस अवस्था में, तरल अवस्था में अपने प्रभावी होती हैं। ठीक है। तो इनसे कैसे आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलते हैं, इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक। थैंक यू।